Hello, friends. Good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 25th October, so let's get started. आज के पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, तो कल मैंने आपके साथ एक टॉपिक छोड़ा था दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, राइट। तो इसको थोड़ा सा जान लेंगे, स्पेशली इसके चैलेंजेस और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और इसी के साथ एक बार एनबीएफसी का ओवरव्यू लेंगे। ओके, फर्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड चाइना। इन्होंने यहाँ पे डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है, स्पेशली जो दो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, दीपसांग एंड डैमचौक पे। ठीक, हालांकि अभी भी यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं या मीडिया है या फिर पार्लियामेंट में जो क्लियरली डिस्कशन होना चाहिए वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है अलाउ। तो अभी भी इसको ग्राउंड लेवल पर इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाई नहीं किया जा सकता है कि एग्जैक्टली डील हुई क्या है। ओके, बट यहाँ से आप एक पॉइंट ले सकते हो, द पावर ऑफ एंगेजिंग इन कंटिन्यूअस डायलॉग बिकॉज सूनर और लेटर सॉल्यूशंस विल इमर्ज। ओके, तो जब भी ये सब पॉइंट्स आप यूज करते हो जब बात इस तरह की इश्यूज की आती है जहां पे कन्फ्लिक्ट हो रहा हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो, ठीक है, या ओवरऑल वेस्ट प्लस यूएसए वर्सेस रशिया चाइना हो, ठीक है, दी पावर ऑफ एंगेजमेंट, ये जरूरी है कि वर्ल्ड इसको लीवरेज करे पहले ताकि सॉल्यूशन निकल के आए। और बाकी वो सब पॉइंट्स आपने अब तक याद हो गए होंगे, दैट नो स्कोर्स और नो इश्यूज कैन बी सेटल्ड ऑन द बैटलफील्ड, राइट, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये सब पॉइंट्स हैं जो अल्टीमेटली आपके आंसर को इम्पैक्टफुल बनाएंगे। हिमालयन स्टेट्स के रिस्पेक्ट में हम लोग हमेशा एक बात करते आए हैं कि जब भी ग्रीनरी की बात आती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात आती है या फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात आती है, तो हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स की। बट इनकी तरफ से हमेशा से एक डिमांड है कि हमें ग्रीन प्रीमियम दिया जाए, दैट इज कि आपको अलग से इनको कुछ फंड देने चाहिए, कुछ ग्रांट देने चाहिए, ये जो फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं उसके लिए, ठीक, क्योंकि सिर्फ उनकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, और वैसे भी उनके यहाँ पर रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत ज्यादा कम है। तो एटलीस्ट यहाँ से जो ग्रांट्स या फिर लोन सेंटर के थ्रू यहाँ पर जाएगा, डिवॉल्व होकर जाएगा जो फंडिंग। हालांकि हम लोग जो अपना डिवोल्यूशन फॉर्मूला है उसमें उसमें फॉरेस्ट को वेटेज देते हैं, लेकिन उतना ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं, हार्डली 2.5% देते हैं, ठीक है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क आता नहीं है। तो या तो इसका वेटेज बढ़ाया जाए या फिर अलग से एक ग्रीन बोनस दिया जाए, या ग्रीन प्रीमियम कह सकते हो उसको, और यही डिमांड किया है यहाँ पर नीति आयोग से हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, ए ग्रीन बोनस फॉर हिल स्टेट्स इन ए बिड टू गिव देम फाइनेंशियल इम्पेटस। हिमाचल प्रदेश act as a lungs for northern India and must get green bonus for protecting forest cover and natural resources. फिर उसी फंड को डाइवर्ट किया जा सकता है न्यू लाइवलीहुड क्रिएट करने में या फिर रिक्रिएशन फैसिलिटीज वगैरह शुरू करने में। यहाँ पे सैटेलाइट ट्रैकिंग साइक्लोन दाना जो कि उड़ीसा की कोस्ट पे हिट करेगा, तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि हम लोगों ने ये जितना भी हम लोग जब बात करते हैं कि हम लोग इतना ज्यादा सैटेलाइट्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं या अर्ली वार्निंग सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके इम्पैक्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि टोटल बेस जाता है, उसके इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल इम्पैक्ट भी होते हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीजें हमारे पास नहीं होती, हम तैयारी नहीं कर पाते, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले पाते, अल्टीमेटली ये किसके अंडर में आएगा, हमारा अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स के अंडर में ही आता है। तो आप स्पेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो स्पेस टेक्नोलॉजीज वगैरह में, वो आपको मल्टीपल रिटर्न्स देता है, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक टर्म्स बट ऑल्सो इन सोशल टर्म्स, ठीक है। साइक्लोन वगैरह की बातें हम पहले भी कर चुके हैं और ये आपके स्टैटिक सिलेबस का भी पार्ट है, उसको आप खुद से पढ़ सकते हो, क्या कंडीशंस होती हैं इनकी फॉर्मेशन के एंड ऑल दोस थिंग्स। जब मैंने आपके साथ एक मेज 450 प्लस में सेशन किया था इंडियाज ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर इंडियाज ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके साथ सारे एस्पेक्ट्स की बात की थी और उसमें हमने कहा था जैसे एक महालक्ष्मी ऐप को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल जी का नाम भी आया था। ये जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम बन चुकी हैं, राइट, क्योंकि पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन कई बार ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, उस तरीके से कई सारी फेक एप्स भी आने लगी है, कंपनी सेटल होने लगी है, ऑफशोर एंटिटीज, एंड ये गेमिंग जो ऑनलाइन गेमिंग है उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, यानी यहां से पैसा लेके जा रहे हैं ब्लैक में एंड देन उसको बाइट किया जा रहा है। Okay, so identifying money laundering as a major threat to India's online gaming sector integrity and long-term success. गवर्नमेंट शुड एस्टैब्लिश ए व्हाइट लिस्ट। अब व्हाइट लिस्ट की बात जब भी आती है ना, याद रखिएगा कि एक व्हाइट लिस्ट की बात हमने की थी लोन ऐप के कंटेक्स्ट में भी,
यू रिमेंबर दैट कि आरबीआई एक व्हाइट लिस्ट जारी करे कि आखिर कौन सी लोन ऐप जेन्युइन है, क्योंकि इनमें कई सारी ऐसी फेक ऐप्स आ गई हैं जो कह रही हैं कि वी आर लिंक अप विद से एसबीआई बैंक, ठीक है, तो आप हमसे लोन लीजिए, हम आपको और अच्छी कंडीशन पे दे रहे हैं। बट बाद में पता चलता है कि ये ऐप्स आपकी गैलरी मोबाइल की, आपके कॉन्टैक्ट्स, इन सबको यूज करती है, क्योंकि जब भी आप डाउनलोड करते हो तो वो एक्सेस मांगती हैं चीजों का, और उसके बाद आपको अन एक्सेप्शनल कंडीशंस लगाई जाती हैं कि अगर आपने एक मंथ तक एक ईएमआई पे नहीं की तो अगले मंथ में आपकी सिर्फ ईएमआई नहीं बढ़ेगी, आपका पूरा का पूरा लोन अमाउंट ही डबल हो जाएगा, या उसका इंटरेस्ट रेट ही 50% हो जाएगा, और फिर शुरू होता है आपका हैरेसमेंट। और ये केस सबसे ज्यादा लाइट में आया था जब भोपाल में एक पूरी फैमिली ने अपने 2 बच्चों के साथ सुसाइड किया था, क्योंकि इसी तरह की लोन ऐप ने उनके कुछ इंटीमेट फोटोज उनकी मोबाइल गैलरी से एक्सेस किए थे, और उनकी जितने कॉन्टैक्ट्स थे उन सब में सर्कुलेट कर दिए थे। तो नेमिंग एंड शेमिंग टाइप की चीजें यूज करती थी ये लोन ऐप्स, और इसके रिस्पेक्ट में फिर आरबीआई ने एक व्हाइट लिस्ट बनाने की शुरुआत की, जहां पर वो मेंशन करेगा कि कौन सी ऐप जेन्युइन है और कौन सी नहीं, और क्या इन ऐप्स का वाकई में किसी बैंक के साथ टाई अप है भी या नहीं। ओके, तो इसी तरह की व्हाइट लिस्ट हमें यहाँ पर इन गेमिंग कंपनीज और ऐप के लिए भी बनानी होगी, दैट गवर्नमेंट शुड एस्टैब्लिश ए व्हाइट लिस्ट ऑफ कंप्लायंट गेमिंग कंपनीज ensuring that the payment gateways and internet services providers serve only the listed operator, कि ताकि हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या पेमेंट गेटवेज हैं, ये सिर्फ उन्हीं एप्स को या उन्हीं कंपनीज को सर्व करेंगे। यानी कि आपने कोई गेमिंग ऐप इंस्टॉल की, उसमें फिर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो पैसे का, तो वो ट्रांजैक्शन चाहे आप यूपीआई के थ्रू कर लो, पेटीएम के थ्रू कर लो, या नेट बैंकिंग के थ्रू, वो ट्रांजैक्शन तभी हो पाएगा जब उस ऐप का नाम इस व्हाइट लिस्ट में होगा जो गवर्नमेंट इशू करेगी, ताकि आप किसी फेक ऐप के जाल में ना फंसें। ओके, सो दिस इज वन स्टेप जो आपको उसी लेक्चर के नोट्स में ऐड करनी होगी। नाउ, Indian real money gaming sector has become a key player in the global market with compound annual growth rate of 28% from financial year 20 to 23। बहुत होती है 20% growth rate। Its revenue is projected to reach $7.5 billion within next 5 years। ये सारी बातें हमने उस लेक्चर में कर ली थी। बट यहाँ पर इश्यूज क्या निकल के आ रहे हैं? सबसे पहला फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो रही है। साइबर सिक्योरिटी, आपकी सारी प्राइवेसी अंडर थ्रेट रहती है। एंड यूजर प्रोटेक्शन, कई बार बच्चे इसकी लत लगा लेते हैं और फिर वो खेलते जाते हैं एंड दे कीप ऑन लूजिंग। So this illegal betting market in India attracts over $100 billion in deposits annually। अब देखिए, यहाँ तो हम लीगल की तो बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ इलीगल बैटिंग मार्केट की अगर बात करें, ऐसी एप्स जो बिल्कुल इलीगल है पूरी तरीके से, लेकिन वो आपको प्रॉमिस भी करती हैं हाई रिटर्न्स, ओके, डबल ट्रिपल द अमाउंट। तो इतना इसका मार्केट भी करीब $100 बिलियन का डिपॉजिट अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब $100 बिलियन का अगर डिपॉजिट अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे सारे तो जेन्युइन नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हो रहा है। So this report raised concerns over the possible misuse of in-game assets, cryptocurrencies, and operation of illegal offshore online betting platforms। ठीक है, बाकी इस टॉपिक को पूरी तरीके से हम कवर कर चुके हैं अपने मेंस सीरीज में। इंडिया जर्मनी की जब बात आती है तो यहाँ पे ज्यादा कुछ कॉमन नहीं है दोनों कंट्रीज में। कुछ बातें हैं सिर्फ, जैसे G4 का हम लोग पार्ट हैं, क्योंकि हम दोनों ही एस्पायर करते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म होने चाहिए और वीटो पावर हमें भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा मिलिट्री एस्पेक्ट पर उतना ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं रहा है कभी दोनों कंट्रीज के बीच में। हालांकि अब जरूर, जैसे हमारा प्रोजेक्ट 75 प्रोजेक्ट है सबमरीन का, तो उसमें जो कंपनीज हैं उसमें एक जर्मन कंपनी भी है जो बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रही है सबमरीन बनाने के लिए। ओके, इसके अलावा बाकी स्किल सेक्टर्स में हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, या जो भी आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स आती हैं, ठीक है, हेल्थ वगैरह में बात कर रहे हैं हम लोग, अर्बनाइजेशन में बात करते हैं, या फिर वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजीज में हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक, इस तरह का कॉपरेशन जर्मनी के साथ ज्यादा होता है रादर देन एनी हाई लेवल। ठीक है, हाई लेवल पे उतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ अब हमने शुरुआत की है कि हम लोग एक मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हमें करना चाहिए। ओके, दे आर क्लोज टू फाइनलाइजिंग मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट फॉर लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, यानी कि हम एक दूसरे की जो फैसिलिटीज हैं उनको शेयर कर पाए, यूज कर पाए। ओके, कि अल्टीमेटली मेन गोल है मैरीटाइम सिक्योरिटी पे। और आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि हमने एक फ्यूजन सेंटर बनाया इंडियन ओशन रीजन में इन गुरुग्राम, और सारा वर्ल्ड का ट्रेड यही इंडियन ओशन से ही पास होता है। आगे चलते हैं।
ट्रैकोमा हम बात कर चुके हैं, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। हालांकि हमने पूरी तरीके से भी इसको एलिमिनेट नहीं किया है या उस लेवल तक एलिमिनेट नहीं किया है जो कि हम पोलियो वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, WHO classifies trachoma as one of 20 neglected tropical disease which it seeks to eliminate by 2030. India's success in reducing trachoma prevalence is largely attributed to safe strategy. अब इस सेफ स्ट्रेटेजी को आप किसी भी बीमारी में यूज कर लीजिएगा कि अगर हमें कोई भी बीमारी हैंडल करनी है कि तो हमें यही सेफ स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है, दैट इज सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीनलीनेस एंड एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। ठीक है, सच एज एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये यूनिवर्सल टाइप के होते हैं, आप कहीं भी यूज कर सकते हो इनको। नेक्स्ट इज दिस एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम डज नॉट मीन दैट द डिजीज एंड ट्रांसमिशन हैव बीन एलिमिनेटेड। ठीक है, द नेग्लिजिबल टू जीरो ट्रांसमिशन जो कि हमने पोलियो, मीसल्स या गिनी में अचीव किया है या वॉर्म इन्फेक्शन में, इट हैज नॉट बीन अचीव यट। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ इसको एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम रिड्यूस कर दिया है बट पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया है, बट वी आर ऑन कोर्स कि हम कर लेंगे इसको। ठीक है, बट ट्रैकोमा पे अलग से कोई क्वेश्चन आएगा दैट इज नियरली इम्पॉसिबल। बिल्डिंग ब्लॉक्स, अब ब्रिक समिट यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे जितना बढ़ चढ़ के कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, इससे एक बात तो रशिया ने प्रूव कर दी कि वी आर नो वेयर नियर आइसोलेशन, जैसा कि वेस्ट मानता है कि रशिया को आइसोलेट करना है, कहीं आइसोलेशन नहीं है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है चाइना और इंडिया को। जब तक ये दोनों कंट्रीज किसी को आइसोलेट नहीं करने के लिए साथ जाती हैं वेस्टर्न के, तब तक कुछ नहीं होता। ठीक है, इवन ईरान को भी कभी आइसोलेट नहीं कर पाया पूरी तरीके से यूएसए, क्योंकि चाइना उसके साथ खड़ा था और रशिया के साथ तो दोनों खड़े थे, दोनों बढ़ चढ़ के ट्रेड कर रहे थे। इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद, इतने सैंक्शंस होने के बाद, शिपिंग में प्रॉब्लम होने के बाद, स्विफ्ट पोर्टल से बाहर कर देने के बाद भी ये ट्रेड बना रहा इंडिया चाइना के बीच। ठीक है, अब रशिया की बात करें तो जब बात हम लोग करते हैं कंट्रीज की, सभी कंट्रीज की, तो उनका उनका दो चीजों पे स्टैंड बहुत क्लियर है। फर्स्ट चीज कि ये यूनिलैटरल सैंक्शन जैसी चीजें हम नहीं मानते। ओके, आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास करवा लीजिए कि सैंक्शन लगाने हैं तो मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे सभी कंट्रीज मेंबर होंगे। लेकिन यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज यूनिलैटरली सैंक्शन इंपोज करेंगी तो वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो दैट। ठीक है, कोई कंट्री ने फॉलो नहीं किया इनके सैंक्शंस को पूरी तरीके से। सेकंड इज कि हर कंट्री ने लगभग कहीं ना कहीं, जो यूएसए के क्लोज है उसने भी ये तो माना कि यहां पर इस पूरी लड़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, यूक्रेन, जो कि नाटो के करीब जाने की बात कर रहा है। क्योंकि हर कंट्री ये मानती है कि अपने एडवर्सरी फोर्सेस से नाटो फोर्सेस, कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि नाटो फोर्सेस उसकी बॉर्डर तक आके बैठे। अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करता तो वो रशिया की सिक्योरिटी के लिए एक क्लियर थ्रेट होता, राइट। इसलिए कहीं ना कहीं एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग रशिया के साथ सभी कंट्रीज की रही है कि रशिया ने इस वॉर में गलत नहीं किया है, उसको फोर्स किया गया था इस वॉर पे जाने के लिए। ठीक है, और यूनिलैटरल सैंक्शंस इंपोज कर भी दिए तो उसको मानने की ऐसी कोई बाइंडिंग नेसेसरी नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। और यहाँ यहीं पे रशिया ने यही प्रूव किया है कि मैं कहीं भी आइसोलेट नहीं हूं। रशिया होस्टिंग 16 ब्रिक्स समिट इन कजान, यहाँ पे 9 कंट्रीज के लीडर्स आए थे। उसी के साथ 30 लीडर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ अटेंडिंग ए स्पेशल ब्रिक्स आउटरीच कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे जब ये 30 लीडर्स आए अदर देन द ब्रिक्स मेंबर ऑल्सो, उसने ये दिखाया कि इस नोशन को भूल जाइए दैट रशिया हैज बीन आइसोलेटेड ड्यू टू यूक्रेन वॉर। अब यहाँ पर समिट में मोस्टली बातें क्या की गई है, मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन किया था कि मोस्टली फोकस किया गया है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाना है विद इन द ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप रिप्रेजेंट करता है थर्ड ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, जहां चाइना हो, जहां इंडिया हो, तो फिर और क्या चाहिए। ओके, और यहाँ पे साथ में ये जो 30 कंट्रीज ने अटेंड किया, उसने ये एक मैसेज भी दिया इनको कि यहाँ पर ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं, अगर यूएसए या वेस्ट किसी भी कंट्री के अगेंस्ट लगाता है तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ अस। ओके, अब मेजर जो चीजें निकल के आई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी, फर्स्ट इज देयर इज ए पुश फॉर इंटर बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म, यानी कि स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव डेवलप करना भी जरूरी है, ताकि कल को किसी पर भी अगर सैंक्शन लगते हैं तो अगर कोई दूसरी कंट्री उससे ट्रेड करना चाहती है तो उसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, स्विफ्ट पर अकेले पे डिपेंडेंसी होना ठीक नहीं है। दूसरा, ग्रेन एक्सचेंज प्रोग्राम पे बात की गई, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को इंप्रूव करने की बात की गई, इंश्योरेंस कंपनीज की बात की गई, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी शिपिंग कंपनीज हैं उनका सबका इंश्योरेंस की जो चीजें होती है वो यूरोप ओन्ड कंपनीज के थ्रू होती है। ठीक है, और उन्होंने जब ये इंश्योरेंस के रेट या तो बढ़ा दिए या इंश्योरेंस देने से मना कर दिया, तो प्ले में आया वाइट शिपिंग।
एंड ग्रोथ ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब वो बैंक ऑब्वियसली इतना बड़ा तो नहीं है अभी कि वो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ को काउंटर कर पाए, बट फिर भी यूएई और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज का आने के बाद इसकी ग्रोथ हम तेजी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। न्यू मेंबर्स कौन बने थे? ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। And this is another sign that counterbalancing arrangement of emerging economies that BRICS was envisaged as। ठीक है कि अगर आप रिफॉर्म नहीं करोगे वर्ल्ड अपने इंस्टीट्यूशंस में, वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, तो फिर हमें ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने की तरफ वर्क करना होगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो बैंक्स हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहे जिनको प्रोपोगेट ही किया गया इन दो इंस्टीट्यूशंस को काउंटर करने के लिए। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इतनी जल्दी तो ये नहीं कर पाएगा, बट फिर भी कोशिश तो कर ही रहे हैं एटलीस्ट। ओके, और इसीलिए आई एम श्योर कि नेक्स्ट ईयर आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा मेंस में कि आखिर क्यों इन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म की जरूरत है। और क्योंकि पीएम मोदी ने इसको बोला भी था थोड़े दिन पहले कि ग्लोबल पीस इसी बात पर डिपेंड करता है कि ये जो मल्टीलैटरल ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है ये अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए तैयार हैं या नहीं। ओके, सो वो उस पर हम मेन सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, मेन्स 450 में, आप उसमें देख सकते हैं उसे। इट इज क्लियर दैट दे फील दैट द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस आर स्क्वीड अनफेयरली टुवर्ड्स द ओल्ड गार्ड ऑफ द वेस्ट। बाकी ये सब वो बातें हैं जो आपको मैं बार बार रिवाइज करवाता रहता हूं। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी नॉट वॉर एंड नो सॉल्यूशंस ऑन द बैटलफील्ड। गाजा वॉर और उस पर ग्लोबल साउथ का क्या स्टैंड रहा है, स्पेशली इंडिया और चाइना के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, चाइना का स्टैंड सिंपल सा था कि मैं तो अपने आप को देखता हूं आज एक ग्लोबल मीडिएटर की तरह। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही कि उसने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा से एस्टैब्लिश कराए। राइट, अब इस मीडिएटर के रोल के चक्कर में इसने क्या किया, चाइना ने क्रिटिसाइज नहीं किया हमास का जो टेररिस्ट अटैक था उसको। हमास अटैक को चाइना ने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का क्या स्टैंड रहा। इंडिया भी बात तो करता है मीडिएटर की, बट ऑब्वियसली बात है कि उसके पास इतना लीवरेज नहीं है, वो मीडिएटर का रोल प्ले कर भी नहीं सकता इसमें। लेकिन हमने एक चीज की कि यस, वी स्टिल सपोर्ट द टू स्टेट सॉल्यूशन, और हमारा यही स्टैंड पहले था, यही स्टैंड आज भी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि इंडिया इस वॉर में थोड़ा सा यूक्रेन की तरफ टिल्ट कर गया, सॉरी इसराइल की तरफ टिल्ट कर गया। उसका क्या रीजन है, व्हाट यू थिंक, क्यों इसराइल की तरफ हमने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है इस पूरी वॉर में? अब यू कैन से कि डिफेंस का इशू है, ठीक है, हम लोग उसके साथ काफी इंगेज करते हैं, और यू कैन से कि टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन हमारे लिए जरूरी है, I2U2 हमने बनाया है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, या हिंदू जूइश वट एवर यू कैन से। बट जो मेन रीजन था ना इसमें, वो था एक कॉमन थ्रेट, द थ्रेट ऑफ टेररिज्म। राइट, बिकॉज हमारा एक क्लियर स्टैंड था कि किसी भी तरह का टेररिस्ट अटैक होगा तो उसके अगेंस्ट आपको रिटेलिएट करने का पूरा पूरा राइट है। ठीक है, वो टेररिज्म वाज द मेन रीजन कि इंडिया का यहां पर इजराइल को हमने क्रिटिसाइज नहीं किया। टेररिज्म वाज द मेन रीजन, बट चाइना ने इस अटैक को, जो कि एक टेरर अटैक था, इसको क्रिटिसाइज नहीं किया चाइना ने। ओके, ये डिफरेंस रहा हम दोनों के अप्रोच में। एक और ग्लोबल साउथ कंट्री की बात करें, साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका क्योंकि उसके पास वो एक्सपीरियंस है अपार्थाइड एरा का, जब उसने भी उतना सब्जुगेशन सफर किया वहां के ब्लैक पीपल ने, तो वो इजराइल को लेके गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन दिसंबर 2023। While Israel has lost a lot of goodwill in these countries, China and India have taken divergent positions which are anchored more around their individual national interests rather than trying to build a consensus within newer multilateral formats such as BRICS. Even BRICS में भी कोई consensus नहीं है against this war या action of Israel, क्योंकि ये दो सबसे बड़ी कंट्री हैं, उनके स्टैंड ही बहुत ही डाइवर्जेंट रहे। चाइना, इसने कंडेम नहीं किया हमास को, ओके, जो कि एक क्लियर कट टेररिस्ट अटैक था, क्योंकि वो चाहता था उसकी जो मीडिएशन विंडो है वो ओपन रहे। जैसे उसने ईरान सऊदी अरेबिया में एक डील कराई, उसी तरीके से अब वो अपनी इकोनॉमी को मिलिट्री पावर के अलावा बढ़ा रहा है अपनी खुद की डिप्लोमेटिक पावर भी, एज अ मीडिएटर काम करना चाहता है वो, स्पेशली इन वेस्ट एशिया रीजन, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका पीछे जा रहा है वैसे वैसे ये और ज्यादा आगे आ रहा है इस रीजन में। खासकर सीरिया की सिविल वॉर भी अगर आपने देखी होगी तो वहां भी रशिया और चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था असद की रिजीम को बचाने में। चाइना अंडरमाइंड इट्स रिलेशंस विद इजराइल, कैलकुलेटिंग दैट इजराइल प्रॉक्सिमिटी टू यूएस।
अब टेररिज्म एंगल को भी हटा दीजिए, तो चाइना को ने इस पे क्लियर स्टैंड क्यों नहीं लिया? उसने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसराइल को वो मानता है इट इज अ चाइल्ड ऑफ यूएसए, ठीक है। इसलिए रशिया चाइना कभी इसराइल की सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे उस पर टेररिस्ट अटैक कितने भी हो जाएं। बट चाइना still see newer forums such as BRICS to incubate the narrative of global south in its own favor। क्योंकि जब ब्रिक्स एक्सपेंशन हुआ था ना, तब इंडिया उतना ज्यादा कीन नहीं था, इंडिया नहीं चाहता था एक्सपेंशन हो, लेकिन चाइना बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो मानता है कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज की जो लीडरशिप है या जो इसका एजेंडा सेट होना चाहिए, वो एजेंडा चाइना सेट कर सकता है इन दी फोरम्स लाइक ब्रिक्स। ओके। और इन सभी कंट्रीज, ऑलमोस्ट इथियोपिया ले लो, इजिप्ट ले लो, ये सब कहीं ना कहीं फाइनेंशियली चाइना पर ही डिपेंडेंट है। डब्ल्यूएचओ में इथियोपिया का ही एक आदमी बैठा हुआ था, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। उसने बहुत एडमेंट था वो कि इसको चाइना वायरस नहीं कहा जाए, इसको वुहान वायरस भी ना कहा जाए, इसको कोविड वायरस कहा जाए, ठीक है। पहले वुहान वायरस के नाम से चला था ये। Palestinian President Mohammed Abbas attended this year BRICS summit in Kazan, Russia. Now you see, even पैलेस्टीन के भी जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी यहाँ पे ये समिट अटेंड किया, ब्रिक्स आउटरीच प्रोग्राम को। इंडिया की पोजीशन बिल्कुल कंसिस्टेंट एंड बैलेंस्ड रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। टू स्टेट सॉल्यूशन को हम लोग सपोर्ट करते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग कहते हैं कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जो भी मेजर्स लेने होंगे, एक कंट्री के पास पूरा राइट है वो लेने के लिए, क्योंकि इंडिया हो या इसराइल, दोनों ही कंट्री को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस करना पड़ा है और आज भी कर रहे हैं फेस। इसराइल वॉज ऑल्सो फोर्स टू रिलीज सिनवर। अभी ये जो जिसको मारा है ना हमास लीडर को, इसको 2011 में इसराइल ने ही रिलीज किया था क्योंकि कुछ इसराइली सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया था इन लोगों ने। ओके। और हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है, जब हमारा प्लेन हाईजैक हुआ तो हमने भी मसूद अजहर को रिलीज किया था, जैश ए मोहम्मद का लीडर, ठीक है। तो काफी पैरेलल्स हैं व्हेन इट कम टू टेररिज्म बिटवीन इसराइल एंड इंडिया। India continues to support a two-state solution and recognize the Palestinian state in 1988 itself. इसके अलावा द आइडिया ऑफ अमेरिका पैक्स अमेरिकाना डिजाइन इज डिमिनिशिंग, क्योंकि अमेरिका अब अपने आप को जो ग्लोबल पुलिसिंग का रोल वो करता था, ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम कहा था कि कोई जरूरत नहीं है पूरी दुनिया की सेफगार्ड की जिम्मेदारी लेने की या पुलिसिंग की, क्योंकि कोई पे करने को तैयार नहीं है। अमेरिका अपने खर्चा और अपने लोगों की जान क्यों मुश्किल में डालता है अपने सोल्जर्स की, ठीक है। तो ये पैक्स अमेरिकाना की जो पॉलिसी उसकी चलती थी, ये ट्रंप ने डाउनग्रेड करना शुरू की थी। उसने कहा था कि वेस्ट एशिया में पूरे टाइम हमें कोई जरूरत नहीं है एक्टिव रहने की। और जैसे जैसे वेस्ट एशिया से अमेरिका बाहर निकलता गया, चाइना अंदर आता गया। No power in the global south, individually or collectively, has correct tools in place to project such influence in the West Asia today, ठीक है। इवन चाइना भी अकेले नहीं कर सकता इस एरिया में। ओके, आगे चलते हैं। ये सब बकवास चीजें हैं आज के पेपर में, बाकी काफी टू मैनी रबिश। कल मैंने आपके साथ छोड़ दिया था म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन, तो इनकी सॉरी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनकी बात करते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ एनबीएफसी डिस्कस करूंगा क्योंकि उसी का पार्ट है ये। पहले एनबीएफसी के बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। फर्स्ट इज दे डू नॉट हैव ए बैंकिंग लाइसेंस, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पेमेंट सिस्टम एंड दे कैन नॉट इशू चेक्स, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये चेक इशू नहीं कर सकते। दे कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। कुछ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी भी होंगी, कुछ नॉन डिपॉजिट भी, लेकिन ये जो भी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सिर्फ आप 12 महीने या 60 मंथ्स यानी 5 साल इतने टाइम के लिए ही ले सकते हो डिपॉजिट, और डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते आप, ठीक है। कि आपने पैसा डिमांड किया और आपको देना पड़े, वो चीजें यहाँ नहीं हो सकती एनबीएफसी में, इसलिए बैंक से अलग है, ठीक है। इसलिए इनको रजिस्टर करना पड़ता है खुद को एज अ अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब तो ये 1956 वाला चला गया, 2013 वाला है। और यहाँ पर जो आपने जो जमा किया है उसको इंश्योरेंस देती है एक और बॉडी जिसका नाम है DICGC, ओके। बट ये इंश्योरेंस इनको अवेलेबल नहीं होता, ये सिर्फ बैंक्स को अवेलेबल होता है, ठीक है। वहां आपका डिपॉजिट सेफ गार्ड है, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ है तो वो सेफ गार्ड नहीं होता। इसलिए 2010 में बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस का, ठीक है। उसी तरीके से अभी हमारी ALTS वो भी डूब गई थी। सिमिलरली इट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग, कि ये लेना पड़ता है आपको क्रिसल या अदर ऑर्गेनाइजेशन से, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी रेटिंग क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं ये, तो ये हर तरह की सर्विस ऑफर करते हैं। लोन, पर्सनल लोन हो, होम लोन, व्हीकल फाइनेंस, गोल्ड लोन, मुनापुरम टाइप, ठीक है। एंड माइक्रो फाइनेंस भी, इस पे अभी हम आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, जैसे बड़ी बड़ी अगर उस पर करनी है तो, ठीक है, जैसे ILTS, इंश्योरेंस सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड सो ऑन।
क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो दो बेसिस पर कर सकते हैं, एक उनकी एक्टिविटी के बेसिस पर और दूसरा डिपॉजिट पे। तो डिपॉजिट के बेसिस पर हम दो करते हैं, वन इज डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंड अनदर वन इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। अब नॉन डिपॉजिट में भी जिनके पास बहुत ज्यादा फंड होगा, ठीक है, उनको हम लोग मानते हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, एंड बाकी की अदर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। मेजर एक्टिविटी बेसिस पे आप कहेंगे तो वो क्या काम कर रही है उस पर डिपेंड करता है, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है या एसेट फाइनेंस कंपनी है, लोन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट कंपनी या माइक्रो फाइनेंस दे रहे हैं तो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इस पे अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। एनबीएफसी फैक्टर्स, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज, ये सब अलग अलग टाइप की ही एनबीएफसी होती हैं, ठीक है, बट उनका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंपनी, इनको क्लासिफाई किया गया था क्योंकि इनके डूब जाने से पूरे फाइनेंशियल सेक्टर पे इशू आता है, इसलिए अगर ऐसी कोई भी एनबीएफसी है जिसका एसेट साइज 500 करोड़ से ज्यादा होगा तो उसको डेजिग्नेट कर दिया जाएगा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। ठीक है, और फिर इस पर जो नॉर्म्स होंगे वो और ज्यादा टाइट होंगे। ठीक है, रेगुलेशन की बात करें एनबीएफसी को तो इनको मल्टीपल बॉडीज रेगुलेट करती हैं बेस्ड ऑन उनकी एक्टिविटीज, उनके फंक्शंस। सो एक वो एनबीएफसी होंगी विच आर रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ठीक है, तो उनको आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं अगर वो, तो उनको रेगुलेट करेगा नेशनल हाउसिंग बैंक। उसी तरीके से मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज या वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, उनको रेगुलेट करेगा सेबी। निधि कंपनीज या म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं तो उनको रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये प्रीलिम्स में दिक्कत देता है, ठीक है, इसलिए अच्छे से याद रख लीजिएगा। चिट फंड कंपनीज है तो उनको खुद स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और इन्हीं में सबसे ज्यादा धांधलियां होती है, बंगाल इसके लिए बहुत बदनाम है। इंश्योरेंस कंपनी है तो उसको रेगुलेट करेगा आईआरडीएआई। एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेट करेगी इनको, दिस नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। एंड एनफोर्समेंट एजेंसी होती है खुद स्टेट गवर्नमेंट। बेनिफिट्स क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, एंड दे सपोर्ट दी एमएसएमईज। बट देर आर चैलेंजेस ऑल्सो लाइक फंडिंग कंस्ट्रेंट्स, उतना फंडिंग इनको नहीं मिलता है क्योंकि मेजोरिटी क्या है, दे आर नॉन डिपॉजिट टेकिंग। बैंक्स के पास फंड का इशू नहीं आता है क्योंकि लोग डिपॉजिट करते हैं, उसी पैसे को वो आगे लोन में घुमाता रहता है। नेक्स्ट इज इनकी एसेट क्वालिटी, इनमें काफी ज्यादा एनपीए वगैरह बनता रहता है क्योंकि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपने फंड किए, नहीं आया पैसा, ठीक है, नहीं रिकवर हो पाया, फिर बड़ी बड़ी कंपनी हाथ खड़े कर देती हैं, हम दिवालिया हो गए। ओके, क्रेडिट रिस्क, रेगुलेटरी कंप्लायंस, इसी को और ज्यादा टाइट किया है आरबीआई ने। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म मैंने आपके साथ अलग से एक वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम चलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पर। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखिएगा, चैलेंजेस क्या है और उसी के साथ हमने इनके सॉल्यूशंस एक एक करके स्टडी किए यहाँ पे। फर्स्ट इज कि रिमोट एरियाज में खासकर इनकी आउटरीच कॉस्ट बहुत ज्यादा है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात करें, ठीक है, छोटे छोटे लोन, सपोज कीजिए कि किसी को एक काऊ या बफेलो परचेज करनी है, फार्मर को जस्ट 50,000 रुपीज, छोटा सा लोन है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि किसी को और गोट परचेज करनी है, जस्ट 5,000 रुपीज, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो लोन होते हैं उनको माइक्रो क्रेडिट ये देने वाले इंस्टीट्यूशंस को ही हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और वो कई तरह के हो सकते हैं। अब रिमोट एरियाज में आउटरीच कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है कि उतने ज्यादा लोन लेने वाले लोग मिलेंगे नहीं, कहां से ढूंढोगे, तो उसके लिए जरूरत है कि हम टेक्नोलॉजी को लीवरेज करें। दूसरा, पार्टनरशिप करें विद वहां के लोकल बिजनेसेस, छोटे छोटे जो लोग बिजनेसमैन होते हैं उनको पता होता है कि किसकी क्या नीड है, कौन क्या परचेज कर रहा है, और उसके लिए पैसा वो किसी व्यापारी के पास ही लेने चला जाता है उधार, अगर बैंक को एक्सेस नहीं कर सकता तो, ठीक है। और दूसरा कि आपकी खुद की जो फील्ड फोर्स है वहां पर, क्योंकि आपको रिमोट एरियाज में हर गांव में एक एक आदमी हायर करना पड़ता है इस काम के लिए, जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करे कि चलिए हम आपको दिलवा देंगे लोन, ठीक है। तो ये जो आउटरीच कॉस्ट ज्यादा है तो उसके तीन ही तरीके हैं, हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा लीवरेज करें, वी पार्टनर विद द लोकल बिजनेस एंड ऑप्टिमाइज द फील्ड फोर्स, ताकि एग्जैक्टली पता चले कि किस कैटेगरी के लोगों की क्या नीड है एग्जैक्टली। दूसरा, ओवर इंडेटेडनेस ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर असेसमेंट। अब यही न्यूज आर्टिकल कल भी था, यही आज ही की गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोग ज्यादा रैकलेस लैंडिंग मत कीजिए। जस्ट कंपटीशन में आप रैकलेस लैंडिंग मत कीजिए, अदरवाइज फिर वो
डेट में कन्वर्ट होके रह जाएगा। अब उसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, हम अपनी जो रिस्क असेसमेंट है उसको स्ट्रेंथन करें जो कि आरबीआई ने किया है। एट द सेम टाइम फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए और डाइवर्सिफाई किया जाए लोन प्रोडक्ट्स को। कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज कंपेयर टू मेन स्ट्रीम बैंक्स। अब जैसे कोचिंग इंडस्ट्री में होता है ना, बड़ी कोचिंग्स हैं तो वो काफी मार्केटिंग कर सकती हैं, काफी चीजें फ्री भी दे सकती हैं क्योंकि उनके पास वो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, वो एडवांटेज उनका है। बट न्यू है तो उसके साथ नहीं है। वही कहानी होती है बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, कि ये इनके पास उतना एडवांटेज नहीं होता जितना बैंक्स के पास होता है, क्योंकि इनके पास डिपॉजिट आता रहता है, पैसा आता रहता है इनके पास, तो ये नीचे देते रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास आता कुछ नहीं है, ऊपर से जो ये लोग लाएंगे वो भी कहीं से लोन के फॉर्म में ये खुद भी लेके आते हैं और फिर नीचे देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए जरूरी होगा हम ऑल्टरनेटिव फंडिंग सोर्सेज ढूंढें कि कहां से हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर ये नीचे प्रोवाइड करेंगे। फोकस ऑन वैल्यू एडेड सर्विसेज, ये कुछ ऐसी सर्विसेज जैसे मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल दिया, ठीक है। छोटा सा इंसान है, 5,000 रुपए का लोन, हो सकता है कि गोल्ड का मिल्क सेल करता हो, शायद एक ही मंथ में 5,000 रुपीज अर्न कर ले, फिर वो गोल्ड भी उसके पास रह जाए, एट द सेम टाइम लोन भी चुका दे, ठीक है। तो उस तरह की वैल्यू एडेड सर्विसेज, ताकि सामने वाले के लिए एक लाइवलीहुड जनरेट हो सके। इसके अलावा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को बेटर बनाने की जरूरत है कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि इनको भी फंडिंग कंसिस्टेंटली भी मिल सके और कम से कम इंटरेस्ट पे भी मिल सके। डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग द रिलायबल डेटा फॉर अप्राइजल। नो, जब बैंक या इनकी जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो अगर अप्रेजल भी करना चाहे इनका, तो उतना रिलायबल डेटा नहीं है, क्योंकि ये वर्क इतने छोटे लेवल पे कर रहे हैं कि उतना डेटा की मेंटेन करते भी नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू डेवलप स्टैंडर्डाइज वैल्यूएशन फ्रेमवर्क। सेकंड, वी नीड टू इन्वेस्ट इन डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। और ये रेगुलेटरी बॉडी कर सकती है, जैसे आईआरडीए है ये, तो वही इन्वेस्ट कर सकती है इस तरह की डेटा एनालिसिस टाइप की चीजों में। ये छोटी छोटी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। एज वेल एज वी नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन, कि ये लोग तो अपना दिखा देंगे कि हम लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं, बट अगर एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू ऑडिट कराया जाए तो बेटर पिक्चर सामने आएगी। लिमिटेड रीच टू अर्बन पुअर। अब अर्बन पुअर्स में उतनी ज्यादा रीच नहीं होती है क्योंकि आप उतने टेलर मेड प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते हो, सर्विसेज नहीं दे पाते हो उतनी जितनी एग्जैक्टली किसी को चाहिए। जैसे किसी को अगर कोचिंग ही खोलनी है तो चलिए मान लीजिए कि उसका हर मंथ एक्सपेंडिचर जा रहा है 50,000, ठीक है। अब वो अगर 12 लाख का लोन लेकर आया है, ठीक है, तो ये आधा तो उसका एक्सपेंस में चला जाएगा, कब इनकम जनरेट होगी ही डजंट नो, ठीक है। तो उस तरीके का टेलर मेड प्रोडक्ट दीजिए, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर आप बना रहे हो तो उसको बनने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई किराना शॉप नहीं है कि आपने ओपन की और डे वन से कुछ ना कुछ इनकम शुरू हो जाए, ठीक है। तो उतने टेलर मेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करनी होगी। वी नीड टू पार्टनर विद द अर्बन लोकल बॉडीज एंड लीवरेज द डिजिटल चैनल एज वेल। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड लैक ऑफ कोलेटरल्स। अब रिस्क मैनेजमेंट के लिए तो वी नीड टू एनहांस आवर क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, वी नीड टू प्रमोट द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड वी नीड टू कंसीडर द कोलेटरल रिक्वायरमेंट। क्योंकि अब जैसे कोई छोटी सी कोई गरीब इंसान गोट के लिए 5,000 रुपए का लोन लेने आया है, अब वो भी सी बात है, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसका कोई कोलेटरल होगा रखने के लिए। क्या रखेगा, वो वैसी झोपड़ी में रह रहा होगा, राइट। तो कोलेटरल रिक्वायरमेंट को दोबारा से रीअसेस करने की जरूरत है। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग क्लाइंट्स इन रिमोट एरियाज ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब पुअर एरियाज या रिमोट एरियाज जहां पे पॉपुलेशन भी कम है और डिमांड भी कम है, तो वहां पे मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए थ्रू ज्यादा काम कर सकते हैं, कि जैसे मोबाइल एप्स के थ्रू आजकल हो रहा है, किसी को छोटा लोन चाहिए तो आप मोबाइल ऐप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर वहां के लोकल एजेंट के साथ, या फिर इन्वेस्ट करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहीं पर एक छोटा सा बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट का ऑफिस सेटअप करके दें, ठीक है। दैट इज पॉसिबल। लिमिटेड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी टू बैंकिंग पॉलिसी फ्लक्चुएशन। अब क्योंकि इनकी पूरी जो फंडिंग ये लोग लेके आते हैं, ये लोग बैंक से ही लेके आते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो कि ये वल्नरेबल है कि अगर बैंक ने अपनी पॉलिसी बदल दी तो फिर इन पे इम्पैक्ट होता है। तो ऊपर जैसे हमने देखा ऑल्टरनेटिव फंडिंग सोर्सेज ढूंढना बहुत जरूरी है इनके लिए। सेकंड इज खुद की इंटरनल कैपेसिटी बनाना जरूरी है। अभी इंटरनल कैपेसिटी तभी बनेगी जब नीचे जो लोग लोन ले रहे हैं वो टाइमली उसको रीपे भी कर रहे हैं। तो वो जरूरी हो जाता है कि फिर आपने सामने वाले की क्रेडिट वर्दीनेस असेस ठीक से की है या नहीं की है। थर्ड इज एडवोकेट फॉर पॉलिसी चेंजेस। अगर कोई बैंक जिस जो लोन दे रहा है नीचे एमएफआईज को, अगर वो अपनी पॉलिसी में कोई चेंजेस कर रहा है तो एटलीस्ट वो पहले से उसको बताए कि हम इस इतने मंथ बाद अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, ताकि सडनली वो एक शॉक ना हो उसके लिए। लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स एंड सर्विसेज, तो इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन चलाना होगा, पार्टनर विद स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूटिलाइज द डिजिटल प्लेटफॉर्म।
नेक्स्ट इज लिमिटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग एक्सक्लूडिंग द लो वेज वर्कर्स फ्रॉम एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसके लिए जरूरत है कि हम माइक्रो इंश्योरेंस जैसी चीजें लेकर आए, ठीक है, जहां पर 12 रुपए मंथ आप जमा करते जाइए और आपको इंश्योरेंस मिलता जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट लेके आई थी, ठीक है, उसमें 12 रुपीज पर मंथ ही लगता था। इंट्रोड्यूस सेविंग प्रोडक्ट्स एंड एक्सप्लोर द डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करीब करीब 10 से ज्यादा चैलेंजेस उनके सॉल्यूशन की बात की है, आप कोई भी 5 भी याद रख लेंगे तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट जो बात कर रही है चैलेंजेस की, वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ये सब आपके काम का नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। देयर इज नथिंग न्यू हैपनिंग एट इंटरनेशनल लेवल इधर, ओके। आज साइंस पेज आया नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, इसमें कुछ काम का नहीं है। सो बाकी स्पोर्ट्स न्यूज है, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।